नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मेरा नाम है रक्षा रावत और मेरे साथ है मेरे सहयोगी कनिष्का सरकार और आप देख रहे हैं आपका शो योर स्टॉक्स, जहां आप के सवालों का हमारे दिग्गज एक्सपर्ट्स जवाब देते हैं और आपको देते हैं सटीक राय कि आपको क्या करना है। अगर आप किसी शेयर में फंसे हैं या आपने हाल ही में कोई शेयर खरीदा है तो आप हमें दिए गए नंबर पर अपना सवाल पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका काफ़ी आसान है। आप अगर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज, हमारे ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम पेज पर भी अपना सवाल भेज सकते हैं। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। हम वहाँ से भी आपके सवालों को पिक करते हैं। तो आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान एंजल वन के राजेश भोसले जुड़ चुके हैं। गुड आफ्टरनून राजेश जी। बाजार देखें तो आज हल्की खरीदारी पर कारोबार कर रहा है। हालांकि निफ्टी बैंक में कमजोरी 90 अंकों की कमजोरी बनी हुई है। बाजार पर एक व्यू दीजिए अपना, कैसे देख रहे हैं आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को? जी नमस्कार, आफ्टरनून। रिसेंटली हमने देखा था कि निफ्टी में जो है एक नए ऑल टाइम हाइज बने थे 26,300 के ऊपर। एंड जनरली न्यू हाइज बनने के बाद मार्केट में एक ऑप्टिमिज्म, एक ब्रॉड बेस बाइंग दिखनी चाहिए। बट डिस्पाइट न्यू हाइज मार्केट में वो ऑप्टिमिज्म नहीं है, ब्रॉड बेस बाइंग नहीं है। तो थोड़ा सा सिलेक्टिव और थोड़ा सा कॉशियस रह के ही ट्रेड करना बेटर होगा। ऑन द लोअर साइड अगर आप देखें तो लास्ट 3 वीक से 25,850 25,900 के आसपास से मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है। कल के सत्र में भी हमने देखा था कि 25,900 से मार्केट ने रिबाउंड किया। तो एज लॉन्ग 25,850 25,900 ये लेवल्स होल्ड करते हैं, बायस पॉजिटिव रखिए पर थोड़ा सा सिलेक्टिव रहिए। सिमिलरली बैंकिंग स्पेस अगर आप देखें तो लोअर लेवल से बाउंस किया है, बट आज हायर लेवल्स पे कहीं ना कहीं टेंटेटिवनेस देखने को मिल रहा है। बैंकिंग स्पेस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, आरबीआई पॉलिसी है। तो यहाँ पे बैंकिंग स्पेस कैसे रिएक्ट करता है इंपॉर्टेंट रहेगा। बैंकिंग स्पेस के लिए अगर आप देखें तो 58,800 पे 20 EMA है, जहाँ से हमने कल रिबाउंड देखा था। तो एज लॉन्ग 58,800 होल्ड रहता है, बायस पॉजिटिव रखिए। बट हायर लेवल्स पे अगर आप देखें तो 60,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, वहाँ पे कहीं ना कहीं बैंकिंग स्पेस टेंटेटिव है। तो यहाँ पे भी सिलेक्टिव और थोड़ा सा कॉशियसनेस ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना चाहिए। थोड़ा कॉशियस स्टांस निफ्टी बैंक को लेकर, हालांकि थोड़ी वॉलेटिलिटी जाहिर है क्योंकि कल आरबीआई पॉलिसी मीटिंग का रिजल्ट आएगा, उससे पहले थोड़ी वॉलेटिलिटी हमें निफ्टी बैंक में देखने को मिल रही है। अब चलते हैं अपनी सारी क्वेश्चंस की तरफ, क्वेरीज जो हमारे व्यूअर्स हमें भेज रहे हैं। और सबसे पहले हमारे साथ एक लाइव कॉलर जुड़ रहे हैं, राजकुमार अग्रवाल। गुड आफ्टरनून राजकुमार, प्लीज बताइए आपकी किस स्टॉक पर क्वेरी है और आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ नमस्कार बेटे, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरी क्वेरी, मेरे पास 100 शेयर है सर्वोटेक के 149। जी ये स्टॉक एक्चुअली हमारे कवरेज में नहीं है, बट इसके अलावा कोई स्टॉक जिस पर आप अपनी राय चाहते हो हमारे एक्सपर्ट्स की? नहीं बेटा, जरा सा अगर ये डाटा या कुछ देख करके बता सकते हो। मैं फंसा हुआ हूँ इस स्टॉक में, एवरेज करना चाहिए या लॉस बुक करना चाहिए, ये अगर कोई देख के आप बता सकते हो तो बता दो। जी, हम आप एक सेक्टर पे राय ले लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। आपकी राजेश क्या राय रहेगी सेक्टर को लेकर, एसबीआई के बारे में अगर आप कुछ बता सके तो? जी, जो इन्होंने काउंटर पूछा है वो मेजर ट्रैक में ही नहीं है। सर्वोटेक जो है एक पावर रिलेटेड कंपनी है, तो इस पे कोई मेजर व्यू नहीं है। बट इसी स्पेस से अगर आप देखें तो टाटा पावर अगर आप देखें तो एक बहुत ही लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा है। तो टाटा पावर जो है यहाँ पे ऐड किया जा सकता है। अगर आप 375 380 के जोन्स अगर देखें तो वहाँ पे मल्टीपल लोज है। यहाँ से एक अच्छा खासा एक लॉन्ग टर्म बेट जो है टाटा पावर में लिया जा सकता है। बिल्कुल, तो ये रणनीति होगी राजेश जी की तरफ से। लेकिन अगले लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संतोष जी फोन लाइन पर बने हुए हैं। गुड आफ्टरनून संतोष, बताइए कौन सा सवाल है आपका आज? हाँ मैडम, मेरा एनटीपीसी ग्रीन के ऊपर सवाल है। तो 166 शेयर है 124 के हिसाब से। एनटीपीसी ग्रीन जी 166 शेयर्स हैं आपके पास और जी। आपका भाव है 124। 124। अगर एनटीपीसी ग्रीन के शेयर्स को एक बार
लेके आए तो 90। एनटीपीसी ग्रीन अभी आज को देखें तो हल्की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। 91 पर इसका भाव चल रहा है और आपका जो खरीद भाव है वो 124 का है। अगर पिछले 6 महीने की बात करें तो कंटिन्यू एक गिरावट का ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। 15% की गिरावट देखने को मिल रही है और अगर एक साल के चार्ट को देखें तो 38% तक की गिरावट और आपकी खरीदारी भी काफ़ी ऊपरी स्तर की है। संतोष जी, राजेश जी, लोधा एनटीपीसी ग्रीन इनके पास 124 के लेवल से है और 116 शेयर्स है इनके पास। क्या करना चाहिए क्योंकि इनके खरीद भाव से काफ़ी नीचे आ चुका है शेयर। ये थोड़ा सा अगर आप देखें तो लास्ट ईयर इस स्टॉक की लिस्टिंग हुई थी एंड एक इनिशियल अपमूव के बाद स्टॉक जो है कंटिन्यूस अंडर परफॉर्म कर रहा है। एक क्वालिटी स्टॉक है बट अंडर परफॉर्म कर रहा है एंड हायर लेवल्स की बाइंग है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एग्जिट करना अवॉइड करना चाहिए। बट शॉर्ट टर्म मोमेंटम डेफिनेटली ऑन द नेगेटिव साइड है। अभी फिलहाल के लिए वेट करना चाहिए। यहाँ से स्टॉक अगर फर्दर डिप आता है टुवर्ड्स 85 के लेवल्स के आसपास, तो हमने देखा था कि ये जो लेवल है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जैसा है। पास्ट में मार्च में और अप्रैल मंथ में जब 85-88 के लेवल्स देखे थे तो वहाँ से स्टॉक जो है 115 लेवल्स तक बाउंस किया था। तो अभी फिलहाल के लिए वेट कीजिए, 85 से 88 के जोन में ऐड कीजिए। इससे इनका एवरेज जो है लोअर साइड पे आ जाएगा एंड फिर बाउंस में वापस 102-105 के लेवल्स आते हैं, तो वहाँ पे एक बार पोजीशंस को रीचेक कीजिए। ठीक है, तो 85 एक नीचे का सपोर्ट लेवल है। तो ये थी राय एनटीपीसी ग्रीन पर। अब चलते हैं अपने अगले लाइव की कॉलर की तरफ। राजकुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। गुड आफ्टरनून राजकुमार जी, प्लीज बताइए क्या स्टॉक है आपका जिस पर आज आप एक्सपर्ट राय चाहते हैं। नमस्ते मैडम, मेरे पास क्विस कॉर्पोरेशन के शेयर हैं, 6000 शेयर हैं 250 रुपए के जी। और एक मेरे पास है केन्स के शेयर हैं 5500 के 75 शेयर। इसके बारे में बताइए मैडम जरा। दूसरा स्टॉक कौन सा है आपका क्वेस्कॉप के अलावा? क्विस कॉर्पोरेशन। ओके, क्वेस्कॉप के शेयर्स और आपका बाइंग प्राइस क्या है? 250, 6000 शेयर है। 250। तो अभी स्टॉक लगभग 200 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है राजेश। तो ऑब्वियसली ये अभी लॉस में है और अगर हम पिछले 2025 का अगर चार्ट देखें तो अच्छे खासा मतलब डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिल चुका है। लगभग 70% डिक्लाइन हो चुका है स्टॉक का सिर्फ 2025 के पीरियड में। बट आगे जाके क्या हमें थोड़ा बेटर अपसाइड देखने को मिल सकता है क्वेस्कॉप में? हायरिंग ट्रेंड अगर दोबारा से शुरू होने लगे तो क्या इस स्टॉक में तेजी आ सकती है यहाँ से इन 200 के लेवल से? जी, यही एक प्रॉब्लम हो रहा है ब्रॉडर मार्केट्स में। डिस्पाइट निफ्टी ऑल टाइम हाइस पे है, ये जो मिड कैप काउंटर्स है परफॉर्म नहीं कर रहा है। अभी अगर आप देखें तो अभी भी स्टॉक का ओवरऑल शॉर्ट टर्म मोमेंटम अगर आप देखें तो नेगेटिव साइड पे है। तो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के हिसाब से व्यू नेगेटिव ही है। बट अगर थोड़ा सा ज़्यादा एक साल के हिसाब से अगर नज़रिया रखते हैं तो अभी फ़िलहाल के लिए होल्ड रखना चाहिए। स्टॉक जो है अपने 2024 के एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स पे आ रहा है। 2024 में हमने देखा था कि स्टॉक अराउंड 180 के जोन से एक शानदार रैली हुई थी 400 लेवल्स तक। तो उस ओरिजिन पॉइंट, रैली के ओरिजिन पॉइंट की तरफ स्टॉक जो है मूव कर रहा है, काफ़ी ओवरसोल्ड है। तो अभी फिलहाल के लिए मेरी सलाह होगी शॉर्ट टर्म के हिसाब से कोई मेजर आउट परफॉर्मेंस मत देखिए, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक जो है सपोर्ट पे आ रहा है। 180-85 के आसपास सपोर्ट है, यहाँ से स्टॉक में बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहाँ से स्टॉक जो है अपना 200 वीकली अराउंड 275-280 लेवल जो है रिटेस्ट कर सकता है। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से अवॉइड कीजिए, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से डेफिनेटली अभी फिलहाल के लिए होल्ड रखिए। बिल्कुल, तो क्वेस्कॉप पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। अगर शॉर्ट टर्म आपका नज़रिया है तो अवॉइड करें। लेकिन अगले लाइव कॉलर हमारे साथ चंदन इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। गुड आफ्टरनून चंदन जी, बताइए कौन सा सवाल है आज आपका? पूरा सुन मैडम, मेरे पास 2 स्टॉक है, 2 स्टॉक का सवाल था। एक सवाल अनंत राज पे है। अनंत राज पे मैं 170 से लिया हूँ 611 रुपीज पे। ओके, और दूसरा सवाल? दूसरा था 128 से क्रॉम्पटन पे 280 पे लिया हूँ मैम। कितने पे लिया आपने क्रॉम्पटन? 280 रुपीज़ पे। अनंत राज के शेयर को एक बार देखें तो एक साल का अगर हम इसका चार्ट देखें, ये कहीं ना कहीं जब 52 वीक हाई पर था अपने पिछले साल जैन के लेवल पर,
तो वहाँ से इसने एक भारी गिरावट भी दिखाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं शेयर ने सितंबर पे एक रिकवरी की कोशिश की और 700 के ऊपर के लेवल भी हमें दिखाए, लेकिन वो रिकवरी भी सस्टेन नहीं कर पाई। आपका जो बाइंग प्राइस है वो है 610 रुपये का। राजेश जी, जो एक रिकवरी सितंबर के फेज में 700 के ऊपर के लेवल की थी, क्या वो वापस आ पाएगी? क्या इनका जो भाव है 610 रुपये का, इनको कब तक मिल पाएगा? क्या करना चाहिए अनंतराज में? जी देखिए, काफ़ी अच्छे से आपने जो है डिस्क्राइब किया है। सितंबर में काफ़ी एक अच्छा रैली हुआ था, और जो रैली हमने देखा था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिला था। एंड उसके बाद अभी जो प्राइस करेक्शन देखने को मिला है तो वो काफ़ी लो वॉल्यूम्स के साथ है। तो वो जो ओरिजिन पॉइंट है रैली का अराउंड 510 520 के आसपास, तो काफ़ी एक पिवोटल सपोर्ट बन जाता है। एंड एक्सपेक्ट करें कि वो सपोर्ट लेवल जो है होल्ड कर सकते हैं। अगर आप आरएसआई में भी देखें तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस जो है वो बन रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए होल्ड की सलाह होगी। 500 के आसपास स्टॉक के लिए सपोर्ट भी है और 200 डीएमए भी है। यहाँ से अगर बाउंस बैक आता है, ब्रॉडर मार्केट्स में रैली आती है, तो स्टॉक पॉसिबली 640 650 लेवल्स जो है देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे दो लेवल्स ध्यान में रखने होंगे। एक होगा अराउंड 500 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, एंड ऑन अ बाउंस बैक 630 640 जो है एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। तो अनंतराज पर ये व्यू, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और उससे पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट जानकारी दे देते हैं। महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे कि सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग भी करनी होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं, ठीक उसी तरह हमें अपने निवेश की प्लानिंग करना भी ज़रूरी है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत निवेश बेहतर कल। इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना है, ताकि वे अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर सकें। नमस्कार, स्वागत है आपका ईटीना स्वदेश में। आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स और इस शो पर हम आपकी सभी क्वेरीज को आंसर कर रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज। और हमारे साथ है राजेश भोसले, जो आपकी सब क्वेरीज आंसर कर रहे हैं अपनी एक्सपर्ट राय के साथ। और अब हमारे साथ लाइव कॉलर जुड़ रहे हैं, संतोष सिंह टाटा नगर से। संतोष जी, गुड आफ्टरनून, थैंक यू आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्लीज बताइए आपकी किस स्टॉक पर? लोढ़ा डेवलपर 1200 एट द रेट 2000 क्वांटिटी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग 494 एट द रेट क्वांटिटी 7000। जी, क्या करना है? काफी नीचे है काफी दिनों से, और लोढ़ा तो अभी नीचे ही जा रहा है। जी, और आप कितने टाइम तक होल्ड करके रख सकते हैं ये दोनों स्टॉक्स? आप लोग जो सजेस्ट करें। ओके, राजेश, लोढ़ा डेवलपर्स 2000 शेयर है इनके पास, 1200 के प्राइस में इन्होंने खरीदे हैं। और त्रिवेणी इंजीनियरिंग प्राइस है इनका 495 रुपीज। तो क्या करना चाहिए इन्हें? दोनों ही स्टॉक्स में इन्हें अभी नुकसान हो रहा है, क्या इन्हें होल्ड करके रखना चाहिए? चार्ट्स क्या सजेस्ट करते हैं? जी, लोढ़ा में फिलहाल के लिए होल्ड रखना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के आसपास है स्टॉक के लिए। अगर आप देखें तो एक मल्टी मंथ सपोर्ट लेवल है अराउंड 1070 1060 के आसपास। अप्रैल में भी हमने देखा था कि एक अच्छा खासा रैली देखने को मिला था, एंड अक्टूबर मंथ में भी एक रैली आया था अराउंड इसी लेवल के आसपास। स्टॉक भी अगर आप देखें तो ओवरसोल्ड है और कहीं ना कहीं पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। तो फिलहाल के लिए होल्ड करने की सलाह दूंगा। बट ओवरऑल अगर आप रियलिटी स्पेस को देखें तो शॉर्ट टर्म रिसेंट टाइम्स में एक अंडर परफॉर्मर रहा है। तो मेरी सलाह होगी कि कोई भी बाउंस आता है टुवर्ड्स 1250, तो वहाँ पे पोजीशंस को थोड़ा सा लाइट रखिए। दूसरा जो इनका काउंटर है वो है त्रिवेणी इंजीनियरिंग। स्टॉक कल के सत्र में एक पॉजिटिव ट्रैक्शन में था।
आज डेफिनेटली थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम है, बट जिस तरीके का कल एक ओपन लो मारूबुजो फॉर्मेशन बना था ऑन सपोर्ट, तो फिलहाल होल्ड करने की सलाह दूंगा। 340 के आसपास का सपोर्ट है। यहाँ से बाउंस बैक में पहले 375 काफ़ी क्रूशल होगा, जो इसका 200 DMA और लास्ट 2-3 मंथ्स का हाई है। जैसे ही 375 क्रॉस करता है, पॉसिबली स्टॉक जो है 400 के लेवल तक भी रैली कर सकता है। तो फिलहाल अभी कंसोलिडेशन में लोअर एंड पे सपोर्ट पे है। नीचे में अराउंड 340 का स्टॉप लॉस रखिए, त्रिवेणी इंजीनियरिंग में होल्ड रखा जा सकता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर त्रिवेणी इंजीनियरिंग्स में होल्ड रखने की सलाह राजेश जी की तरफ से आती हुई। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी आज हमें समय देने के लिए और हमारे दर्शकों की सारी क्वेरीज जो है उनका आंसर करने के लिए। लेकिन अब एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको दे देते हैं। बिजनेस चलाना कोई आसान काम नहीं है। विभिन्न कार्यों की देखरेख के अलावा उद्यमियों के लिए अपने फाइनेंसेस पर हर समय नजर रखना भी जरूरी है। इसीलिए इस हफ्ते SBI म्यूचुअल फंड प्रेजेंस भारत निवेश बेहतर कल पार्टनर्ड बाय टाइम्स नेटवर्क में हम उद्यमियों और स्मॉल बिजनेसेस ओनर के लिए पर्सनल फाइनेंस को बिजनेस फाइनेंस से अलग रखना क्यों जरूरी है, इस पर बातचीत करेंगे। आइए देखते हैं इस एपिसोड की एक झलक। एंटरप्रेन्योर की जर्नी में फाइनेंशियली कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं? जब एक एंटरप्रेन्योर अपनी जर्नी शुरू करता है तो उसके लिए सब कुछ एक जैसा दिखता है, कि चाहे वो मेरी पर्सनल फाइनेंसेस हैं या फिर मेरा बिजनेस है, वो ना काफी मिक्स्ड अप रहते हैं। बिकॉज़ दैट्स द गोल जो उनको अचीव करना है, क्योंकि वो एक सपना है। वो सपने में कहते हैं ना कि एक सपने में एक नशा होता है। तब भी एक कहते हैं ना थिन लाइन ऑफ मार्जिन मेंटेन करके रखें कि एक आप एज एन इंडिविजुअल हैं, एक आप एज एन एंटरप्रेन्योर हैं। So while you plan for your businesses, for your dreams and as an entrepreneur, you parallelly have to create another hideout to ensure that as an individual also you are succeeding, irrespective, independent of your business as an entrepreneur. Right. The first thing that you should definitely do is ensure कि आपका कल से अगर मान लीजिए for next 3 years you are not going to get any revenue from your business. Do you have enough money to take care of your expenses? Do you personal expenses? Do you have enough money to take care of some of your goals? जैसे बच्चों का education है, that cannot wait if the business is not doing well. So that is something that you have to ensure, and it has to be separate. It cannot be touched at all. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान पूर्वक पढ़ें। नमस्कार, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर और आप देख रहे हैं योर स्टॉक का सेकेंड एडिशन। इससे पहले आधे घंटे भी हमने आपके जो क्वेरीज थी उनको सॉल्व किया था और अब आधा घंटा और हम आपके सवालों का जवाब देने वाले हैं। मेरा नाम है रक्षा रावत और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कनिष्का सरकार। अगर बाजार की बात करें तो निफ्टी में जो है वो बढ़त पर कारोबार कर रहा है। हालांकि जो तेज़ी है वो ज़्यादा की नहीं है। 40 अंकों के लगभग यहाँ पर तेज़ी 26,000 के लेवल को थामे हुए यहाँ पर निफ्टी। और अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो वहाँ पर कमज़ोरी हावी होती हुई 60 अंकों की गिरावट और 59,290 के लेवल के आसपास कारोबार कर रहा है। आज अगर गेनर्स की ओर देखें तो TCS में 2% की तेज़ी, टेक महिंद्रा में भी करीब 2% की तेज़ी, SBI लाइफ 1.5% की तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है। लूजर्स की बात करें तो यहाँ पर इंटरग्लोब एविएशन जो फ्लाइट कैंसिल हुई है उनकी इसका प्रेशर जो है वो स्टॉक पर पड़ता हुआ और जो उड़ानों पर जो संकट जारी है उससे इंडिगो का शेयर करीब 2% तक फिसलकर निफ्टी का टॉप लूजर बना हुआ है। अगर और लूजर्स की बात करें तो डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पर भी हल्की कमजोरी और मारुति सुजुकी और एटर्नल में भी 1.5 से 1% की एक कमजोरी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर मिड कैप की बात की जाए तो वहाँ पर भी मिड कैप शेयरों की बात करें तो मिड कैप में भी हल्की बढ़त पर कारोबार किया जा रहा है।
हल्की बढ़त पर मिड कैप इंडेक्स कारोबार कर रहा है। लेकिन आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे जी जुड़ चुके हैं। गुड आफ्टरनून हरीश जी। बाजार की बात करें तो निफ्टी कहीं ना कहीं अपने 26,000 के लेवल को थामे हुए दिख रहा है, लेकिन जो रिकॉर्ड हाई है वहाँ से थोड़ा बहुत कमज़ोर होता हुआ। निफ्टी बैंक की बात की जाए तो जो एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस हमें दिखाया था निफ्टी बैंक ने रिकॉर्ड स्तरों तक, आज कहीं ना कहीं हमें कमजोरी दिखाई दे रही है। 80 अंकों की कमजोरी और 59,250 के लेवल के ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है। क्या रणनीति होगी आपकी निफ्टी और निफ्टी बैंक पर? वेरी गुड आफ्टरनून। अगर देखा जाए तो बिल्कुल मार्केट लास्ट 2-3 दिनों से एक थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा था। निफ्टी में करेक्शन देखने मिल रहा था ऑल टाइम हाई से, लेकिन जिस तरीके से कल शाम को रिकवरी देखने मिली और निफ्टी जो है चार्ट्स पे देखा जाए तो प्रिसाइजली ट्रेंड लाइन के सपोर्ट्स के पास से रिवर्स होते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि 25,900 एक इमीडिएट सपोर्ट है। जब तक इसके ऊपर है थोड़ा पॉजिटिव ट्रेंड जो है इंटैक्ट रहेगा, तो हायर टॉप हायर बॉटम अभी भी इंटैक्ट है। और अगर देखा जाए तो ऊपरी लेवल पे जहाँ पे 26 और 100 जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कॉल राइटिंग हुआ है और वहीं पे 20 डे मूविंग एवरेज भी का रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ टाइम पीरियड के निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से ओवरऑल चार्ट सेटअप अभी भी तेजी है, मुझे लग रहा है कि इसी के पास लॉन्ग है तो बने रह सकते हैं अभी भी, क्योंकि ये जो हायर टॉप हायर बॉटम अभी भी इंटैक्ट है। 25,900 के स्टॉप मेंटेन रह सकते हैं अभी भी, लेकिन फ्रेश बाइंग थोड़ा अवॉइड करूंगा क्योंकि कल आरबीआई का पॉलिसी है, तो उसके चलते थोड़ा वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। तो उसके चलते मैं फ्रेश बाइंग थोड़ा अवॉइड करने के लिए रिकमेंडेशन रहेगा, लेकिन ओवरऑल चार्ट सेटअप अभी भी तेजी का ही है निफ्टी। बैंक निफ्टी में देखा है तो बैंक निफ्टी में हमने एक अच्छा रैली देखने मिल रहा था। उसके बाद मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में थोड़ा ओवर स्ट्रेच हो चुके हैं प्राइस लेवल्स, तो उसके चलते थोड़ा बहुत करेक्शन देखने और एक्सटेंड देखने मिल सकता है, क्योंकि जो इमीडिएट सपोर्ट देखने मिल रहा है 58,800 के आसपास से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए। तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी थोड़ा वॉलेटाइल रह सकता है और थोड़ा और ज्यादा करेक्शन देखने मिल सकता है बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो निफ्टी के लिए अपसाइड ही लाइकली है। निफ्टी बैंक में हालांकि थोड़ी वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। देखते हैं आरबीआई पॉलिसी के बाद कैसा बैंक निफ्टी परफॉर्म करता है कल। अब चलते हैं अपनी सारी क्वेरीज की तरफ और हमारे साथ लाइव कॉलर जुड़ रहे हैं शशांक कुमार सिंह। गुड आफ्टरनून शशांक, बताइए कहां से आप बात कर रहे हैं और किस स्टॉक पर है आपकी आज की क्वेरी? झारखंड का टाटा नगर जमशेदपुर से जी। तो अभी हमने जो 402 स्टॉक शेयर खरीदा है 150 रुपये का रेट से, तो मैं इसके बारे में मेरी जानकारी मुझे चाहिए कि ये क्या मार्केट का पोजीशन कैसा आने वाले फ्यूचर में रहेगा, गिरेगा या हाई जाएगा, इसी के लिए हमको थोड़ा जानकारी चाहिए। कौन सा स्टॉक है आपके पास? आपका जेएसडब्ल्यू सीमेंट का। जी, और आप कितने समय तक होल्ड करके रख सकते हैं जेएसडब्ल्यू सीमेंट को? मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए रखा हूँ जी। पृथ्वी, क्या राय रहेगी आपकी जेएसडब्ल्यू सीमेंट को लेकर? इन्होंने थोड़े ऊपरी स्तर पर खरीदारी जरूर करी है, 150 के आसपास इन्होंने 400 शेयर्स खरीदे थे जेएसडब्ल्यू सीमेंट के, और अभी लगभग 110 रुपए के आसपास जेएसडब्ल्यू सीमेंट ट्रेड कर रहा है। पिछले 6 महीने की अगर बात करें तो 25% का डिक्लाइन ऑलरेडी स्टॉक में आ चुका है। तो क्या ये बॉटम है, इसके बाद हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है? जी, अगर देखा जाए, देखिए सीमेंट स्टॉक्स में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन है। जीएसटी के प्राइस कट के बाद थोड़ा बहुत उछाल देखने मिल रहा था, लेकिन जितना एक्सपेक्टेड था उतना बाउंस देखने नहीं मिला। अगर जेएसडब्ल्यू सीमेंट की बात करते हैं तो जेएसडब्ल्यू सीमेंट रिसेंटली और डीमर्ज होकर लिस्टिंग हुआ था, तो उसके बाद लगातार स्टॉक प्राइस में थोड़ा करेक्टिव फेज देखने मिल रहा है। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि ड्यू टू मेरे पास डेटा पॉइंट्स कम है, लेकिन अभी तक कोई रिवर्सल पैटर्न नजर नहीं आ रहा है। स्टॉक प्राइस बिल्कुल ऊपरी लेवल से अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी तक मेजर रिवर्सल ऐसा दिख नहीं रहा है चार्ट्स पे। तो हो सकता है कि थोड़ा और वीकनेस है, थोड़ा कंसोलिडेशन हो। तो जब तक स्टॉक प्राइस के 120 के ऊपर नहीं क्लोज होता है, मुझे लग रहा है कि ये जो डाउन ट्रेंड है और एक्शन होते हुए नजर आ सकता है। तो ओवरऑल इनका लॉन्ग टर्म नजर है, तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि थोड़ा एक फंडामेंटल अप्रोच के साथ फिर से एक बार रिविजिट करना चाहिए स्टॉक को। अप्रोच के साथ रिविजिट करना चाहिए जेएसडब्ल्यू सीमेंट को। बट पृथ्वी, अगर इसके अलावा अगर हम कोई देखना चाहे, सिक्लिकल सेक्टर है सीमेंट, जेएसडब्ल्यू सीमेंट के अलावा कोई स्टॉक इस सेक्टर में जो आपको पसंद हो, जो आप रेकमेंड करना चाहें? अगर इसमें देखा है तो मेरा फेवरेट स्टॉक रहेगा अल्ट्राटेक
देखी। अगर अल्ट्राटेक में देखा जाए तो एक अच्छा सा चार्ट सेटअप है, रिसेंटली करेक्शन देखने मिल रहा था अल्ट्राटेक में। मुझे लग रहा है कि अल्ट्राटेक अच्छा प्राइस लेवल्स पे अभी कंसोलिडेट कर रहा है, तो अल्ट्राटेक यहाँ पे बाय करने की राय रहेगी। किसी के ऊपर अगर लॉन्ग है तो बिल्कुल बने रह सकते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म पोजिशनल के लिए मुझे लग रहा है कि अल्ट्राटेक में एक अच्छी तेजी देखने मिल सकती है। तो अगर सीमेंट स्टॉक्स में मेरा रेफरेंस अगर देखा है तो ऑलमोस्ट 11,500-600 के करीबन ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है अभी अल्ट्राटेक। तो मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट निचले लेवल्स पे है, तो हो सकता है कि स्टॉक यहाँ से एक अच्छी तेजी देखने मिल सकती है, जहाँ पे ऊपर लेवल 12,000 का इमीडिएट रेजिस्टेंस है वहां तक। अगर ये ऊपर की ओर क्रॉस करता है तो 12,200 के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। तो अल्ट्राटेक में यहाँ पे रिकमेंड करना चाहता हूँ अगर किसी के को फ्रेश बाइंग करना है तो। ओके, तो अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पर फ्रेश बाइंग के लिए पसंद आता हुआ। लेकिन अगले लाइव कॉलर की ओर बढ़ लेते हैं। वेंकट राव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गुड आफ्टरनून वेंकट राव जी, बताइए कौन सा सवाल है आज आपका। I am holding Poonawalla Fincare 1500 numbers at 569 rupees. Okay. And second stock and CG Power 3000 numbers at 781 rupees. I am in huge loss. I wish to average these two. Kindly guide, please. ओके, आप एवरेज करना चाहते हैं इन लेवल्स पर? Yes, average करना चाहते हैं। ओके, पूनावाला फिनकॉर्प पर आपकी जो बाइंग है वो 569 रुपीस की है और 52 वीक हाइज का 570 रुपीस है। CG Power at 781. ओके, तो जो आपका पूनावाला फिनकॉर्प है आपने तो काफ़ी ऊपरी स्तर पर लिया है, लगभग जो 52 वीक हाई है शेयर का 570, उसी के आसपास की खरीदारी है आपकी। और अभी स्टॉक देखें तो 466 के आसपास कारोबार कर रहा है। अगर सीजी पावर की ओर देखें तो यहाँ पर भी जो आपका बाइंग प्राइस है वो 781 है और जो अभी का भाव है वो 666 रुपीज़ है, यानी आपके खरीद भाव से नीचे। लेकिन सितंबर में एक रिकवरी की कोशिश की है सीजी पावर ने और अपने जो लेवल है 52 वीक हाई उसके आसपास तक गया भी है, लेकिन वहाँ से कहीं ना कहीं कमज़ोर होता हुआ और 66 लेवल के आसपास कारोबार करता हुआ, हालांकि आज हल्की तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है। हरीश जी, पूनावाला फिनकॉर्प और सीजी पावर कैसे देख रहे हैं आप दोनों ही स्टॉक्स पर, और क्या इस लेवल पर इनको एवरेज करना चाहिए? क्या रणनीति होगी आपकी इनके लिए? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो पहले पूनावाला का डिस्कस करेंगे तो देखिए हमने अच्छे खासा रैलीज देखने मिल चुके हैं ये फाइनेंशियल स्टॉक्स में। देखा जाए तो स्मॉल बैंक्स में भी मुझे लग रहा है कि पूनावाला फिनकॉर्प भी एक अच्छे सपोर्ट्स के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो जहाँ पे सपोर्ट्स है 450 के आसपास, तो वहीं से कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अपटिक देखने मिल सकता है बिल्कुल। अगर इनका लॉन्ग टर्म सिनेरियो है तो मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी स्टॉक प्राइस अभी तक चले नहीं है, तो हो सकता है कि जल्दी ही कैचअप करेंगे रैली को। तो इनको मेरा रिकमेंडेशन है बिल्कुल यहाँ पे अगर एवरेज करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं। नीचे सपोर्ट देखा है तो 450 से लेके नीचे 430 के रेंज में है, तो मुझे लग रहा है इस रेंज में कुछ भी मिलता है तो जब डिप में बिल्कुल एड ऑन कर सकते हैं। और ओवरऑल चार्ट सेटअप अभी भी सेटअप तेजी का ही है। अगर फाइनेंशियल स्टॉक्स में जिस तरह की तेजी देखने मिल रहा है, अगर ये स्टॉक भी जल्दी कैचअप कर लिया तो मुझे लग रहा है कि ऊपर के लेवल 510 से लेकर 525 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। और दूसरा स्टॉक रहेगा सीजी पावर। अगर सीजी पावर में देखा है तो कैपिटल गुड्स के स्टॉक्स में थोड़ा बिकवाली देखने मिल रहा है, और सीजी पावर में भी देखा है तो ऑलमोस्ट 800 के लेवल से स्टॉक प्राइस गिरते हुए ऑलमोस्ट 660 आसपास ट्रेड कर रहा है फिलहाल। तो स्टॉक प्राइस में देखा है तो हिस्टोरिकली एक सपोर्ट था 645 का, तो वहां से मल्टीपल टाइम स्टॉक ने रिवर्सल होते हुए नजर आया। मुझे लग रहा है कि इसी के आसपास से फिर से एक बार रिकवरी देखने मिल सकता है। ऑलरेडी स्टॉक प्राइस में एक गिरावट देखने मिल रहा है लास्ट 3-4 महीनों से, तो मेरा रिकमेंडेशन लगा कि करंट लेवल से थोड़ा नीचे मिलता है तो 645 से लेकर 630 के रेंज में ये स्टॉक भी मुझे लग रहा है कि सपोर्ट अच्छे हैं। उस लेवल रेंज में इनको फिर से एवरेजिंग बिल्कुल कर सकते हैं, और ऊपर पोजिशन अगर लॉन्ग टर्म सिनेरियो है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए दोनों स्टॉक्स में। रहना चाहिए दोनों ही पूनावाला फिनकॉर्प और सीजी पावर में। सीजी पावर में आप 630 के अराउंड नई बाइंग कर सकते हैं। ये थी हरीश जी की राय। एंड हरीश जी सॉरी, पहले मैंने आपका नाम थोड़ा गलत ले लिया था उसके लिए। एंड अब टाइम है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे और स्टॉक क्वेरीज जो हमारे व्यूअर्स ने भेजी हैं, और हरीश जी उन्हें जरूर उनकी क्वेरीज को आंसर करेंगे।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और आज इंटरग्लोब एविएशन के शेयर की बात की जाए तो 1.5% की गिरावट के साथ यहां पर निफ्टी का टॉप लूजर बना हुआ है। दरअसल इंडिगो में क्रू संकट से उड़ानों पर लगातार तीसरे दिन संकट जारी है। आज दिल्ली और हैदराबाद से 100 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई है। पूरी खबर दे रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले कई दिनों से जो उसकी उड़ान सेवाएं प्रभावित हैं, वो अभी भी उसका सिलसिला लगातार जारी है। आज भी इंडिगो की दिल्ली एयरपोर्ट पे अब तक 30 से ज्यादा इंटरनेशनल डोमेस्टिक फ्लाइट रद्द हो चुकी, कैंसिल हो चुकी है। सूत्र ये बता रहे हैं कि ये फ्लाइट कैंसिलेशन का दिल्ली एयरपोर्ट का ही अगर आंकड़ा ले तो ये तकरीबन 80 से 100 हो सकता है सिर्फ आज के दिन का। अगर पिछले 2 से 3 दिन का यही आंकड़ा देखे तो इंडिगो की फ्लाइट देश भर में 300 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं। हजारों मुसाफिर एयरपोर्ट पर परेशान हो रहे हैं देश के अलग अलग एयरपोर्ट पे। आखिर क्या वजह है? इसके पीछे अलग अलग कारण इंडिगो भी बता रही है। जैसे कि एक तो हाल ही में जो सरकार ने नए FDTL फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस ये नए नियम लागू किए हैं। दरअसल कैबिन क्रू को, पायलट को पर्याप्त रेस्टिंग पीरियड देने के लिए सरकार ने जो नियम जारी करे हैं उसके तहत उनका रेस्ट पीरियड वीकली एक हफ्ते में 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे किया है। इसी तरीके से नाइट आवर्स की परिभाषा को चेंज किया है। और भी ये जो नियम है जिसके चलते जो कैबिन क्रू की अवेलेबिलिटी है, पायलट की अवेलेबिलिटी है, वो काफी कम हो गई है। यही नहीं, इंडिगो के आधिकारिक बयान के मुताबिक कुछ और भी कारण हैं, जैसे तकनीकी दिक्कतें हैं, एयरपोर्ट कंजेशन है और कुछ मौसम के चलते भी उनकी फ्लाइट कैंसिलेशन का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन सबसे अहम यह है कि अब इंडिगो के साथ की जो दिक्कतें हैं उसमें अब DGCA एविएशन रेगुलेटर हरकत में आ गया है। एविएशन रेगुलेटर DGCA ने अपने स्तर पे पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और साथ ही साथ इंडिगो के टॉप मैनेजमेंट को DGCA के हेडक्वार्टर में तलब किया है, उनसे सीधा ये पूछने के लिए कि आखिर इसकी क्या वजह है, क्यों इंडिगो के साथ ये दिक्कतें आ रही हैं और यात्रियों की असुविधा को कम करने के लिए फिलहाल क्या कदम उठाए जा रहे हैं। और इसी के लिए एक अहम DGCA के साथ में बैठक आज दोपहर में होनी है। इंडिगो अपने स्तर पे कई प्रयास करने की कोशिश कर रहा है, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट का, कैबिन क्रू की जो रोस्टरिंग है उसमें सुधार करने का, एयरपोर्ट के साथ में जो समन्वय है उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये मान के चलिए कि फिलहाल पूरे ऑपरेशंस को स्टेबलाइज होने में अभी भी कुछ दिन का वक्त लग जाएगा। बिल्कुल समीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और आगे भी अपडेट इस पर हम आपको देते रहेंगे। लेकिन इंटरग्लोब एविएशन हाल ही में निफ्टी में शामिल हुई थी कंपनी और 1.5% की गिरावट आज देखी जा रही है। पिछले 5 सेशंस की बात करें तो 6.5% की गिरावट यहाँ पर देखी गई है। हरीश जी, इंटरग्लोब एविएशन अगर किसी के पोर्टफोलियो में स्टॉक है, क्योंकि हाल के निफ्टी में शामिल हुई है ये कंपनी, किसी के पोर्टफोलियो में है तो क्या किया जाए, या फिर किसी को ऐड करना है तो क्या ये गिरावट एक मौका है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो एक अच्छा कंपनी है स्टॉक। बिल्कुल ही कुछ रेगुलेशन के रूल्स की वजह से थोड़ा बहुत गिरावट देखने मिल रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म चार्ट्स में अभी भी तेजी है। अगर शॉर्ट टर्म की पहले डिस्कस कर लेते हैं तो मुझे लग रहा है कि जो एक रेंज में ट्रेड कर रहा था स्टॉक प्राइस, जहाँ पे ऊपर की ओर 6000 का रेजिस्टेंस था और नीचे 5500 के बीच आसपास सपोर्ट्स थे, तो उस रेंज से निकल के आज उसके नीचे पिछला हुआ था ऑलमोस्ट स्टॉक इंट्राडे में। लेकिन अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत रिकवरी देखने मिल रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से पैटर्न से नीचे के ओर पिछला हुआ है, थोड़ा और वीकनेस एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट स्टॉक प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज की आसपास ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि स्टॉक प्राइस और थोड़ा बिक वाली देखने मिले सेंटीमेंट की वजह से, जहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं 5300 के करीबन नेक्स्ट सपोर्ट। तो अगर कोई डिप मिलता है, बिल्कुल एक अच्छा मौका बन सकता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बाय करने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि किसी के पास लॉन्ग है तो बिल्कुल बने रह सकते हैं, और थोड़ा डिप मिलता है तो बिल्कुल एवरेजिंग भी कर सकते हैं। और थोड़ा डिप अगर इंडिगो में आता है तो आप और बाय कर सकते हैं। ये थी राय हरीश की। थैंक यू हरीश, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। शो को खत्म करने से पहले एक क्विक अपडेट ले लेते हैं, एक अहम जानकारी। महीने के शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग करनी होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं, उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी उतना ही जरूरी है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए SBI म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक खास राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत निवेश बेहतर कल। और इस पहल का मकसद है भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना, ताकि अपना आर्थिक भविष्य सब सुरक्षित कर सकें।